नमस्कार स्टूडेंट। आज हम यहाँ पे वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो सहप्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता, जो मेंडल के नियम के अपवाद है, उसी की हमने बात की थी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसके बारे में कि ये जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है ये किसके आधार पर दिया गया था और यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे वंशागति के गुणसूत्रीय इस सिद्धांत के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यहाँ पे जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है ये आपके प्रतिपादित किसने किया था, तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि ये जो सिद्धांत है ये आपके सटन वे बावेरी ने दिया था। किसने दिया था? यहाँ पे सटन वे बावेरी ने ये आपके वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आपको गुणसूत्रीय सिद्धांत देने के बाद में इस वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को समझाया किसने था वो हमें ध्यान में रखना है। तो ये समझाया था आपकी टी.एच. मॉर्गन ने। किसने समझाया था? यहाँ पे टी.एच. मॉर्गन ने इस सिद्धांत को समझाया था। लेकिन दिया किसने था? यहाँ पे ध्यान में रखना, सटन और बावेरी ने, और टी.एच. मॉर्गन ने यह सिद्धांत समझाया था। तो ये सिद्धांत किसके आधार पर समझाया था, कैसा प्रयोग किया था, प्रयोग में क्या लिया था इसने? तो इसने ध्यान में रखना यहाँ पे कि टी.एच. मॉर्गन ने जो आपके प्रयोग किया था वो आपके फल मक्खी के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया? यहाँ पे फल मक्खी के ऊपर प्रयोग किया। और फल मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे वो है यहाँ पे ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ये इसका यहाँ पे फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो गया। तो ये ध्यान में रखना है, वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो आपकी सटन और बावेरी ने प्रतिपादित किया था और टी.एच. मॉर्गन ने इसके ऊपर प्रयोग किया था। और इसमें आप पे प्रयोग के अंदर फल मक्खी का यूज किया जो आपके ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर है। अब ध्यान में रखना यहाँ पे कि अगर हम बात करें इस वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के अंदर, तो अगर नॉर्मली हम बात करें कि जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है, हमने बात की थी स्वतंत्र अफ्यून के नियम के अंतर्गत, स्वतंत्र अफ्यून का नियम, इसमें हमने देखा था यहाँ पे कि जो भी आपके लक्षण उपस्थित होते हैं वो अपना स्वतंत्र रूप से प्रभाव दर्शाते हैं, वो ही आपके क्या कहलाते हैं? यहाँ पे स्वतंत्र अफ्यून का नियम। कैसे सर? यहाँ पे मान लो हमारे सामने ये एक केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर हमारे पास में यहाँ पे चार प्रकार के इस प्रकार के गुणसूत्र जो अलग अलग लक्षण क्या करेंगे? यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। कैसे सर? यहाँ पे एक यहाँ पे गुणसूत्र मैंने रेड कलर से दर्शा दिया, एक मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से दर्शा दिया, सारे है वो आपके गुणसूत्र में अलग अलग कलर से दर्शा रहा हूँ और फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से लक्षण है वो यहाँ पे उत्पन्न होंगे। ये एक मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दर्शा देता हूँ, येलो सर यहाँ पे ब्लू कलर से गुणसूत्र दर्शा दिया, और ये एक आपके अलग कलर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके अलग अलग कलर के यहाँ पे गुणसूत्र हो गए। ये मान लो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर और ये आपके स्मॉल आर, ये हमारे पास कैपिटल वाई और ये आपके स्मॉल वाई के लिए है। तो हम एक कंडीशन तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने एक कंडीशन ये बन सकती है, यहाँ पे स्वतंत्र अफ्यून के नियम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इस स्वतंत्र अफ्यून के नियम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है ना, ये आपके यहाँ पे कैपिटल वाई के साथ में भी जा सकता है। पहली बात तो यहाँ पे हमारे सामने ये कैपिटल आर का गुणसूत्र है दोनों के अंदर। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो कैपिटल आर है सर, ये आपके स्मॉल आर के साथ में भी जा सकता है। एक तो ये यहाँ पे युग्मक बन सकता है, इसका मतलब आपके गुणसूत्र है वो स्वतंत्र रूप से अपना क्या करेंगे? यहाँ पे प्रभाव दर्शाएंगे। और एक कैपिटल आर के साथ में यहाँ में कैपिटल वाई भी जा सकता है। तो एक तो यहाँ पे कैपिटल वाई आर और वाई की ये कंडीशन बन सकती है, एक कैपिटल आर और स्मॉल आर की कंडीशन बन सकती है। मतलब ये जो कैपिटल आर है ये रेड वाला गुणसूत्र इसके साथ में भी जा सकता है और इसके भी साथ में भी जा सकता है। तो इसके साथ में जाता है तो ये कंडीशन बनती है और इसके साथ में जाता है तो ये कंडीशन बनती है। अलग अलग तरीके से मैंने गुणसूत्र बताए, ये आप समझ जाना यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कि स्मॉल आर के सामने भी दो कंडीशन बन सकती है। कैसे कैसे कंडीशन बन सकती है यहाँ पे स्मॉल आर के सामने? कि सर ये जो स्मॉल आर वाला जो गुणसूत्र है ब्लैक कलर वाला, ये आपके इस स्मॉल वाई के साथ में भी जा सकता है और इस कैपिटल वाई वाले गुणसूत्र के साथ में भी जा सकता है। तो बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे? तो इसको गुणसूत्र के रूप में दर्शाना। किसके रूप में दर्शाना? यहाँ पे गुणसूत्र। ये लो हमारे पास यहाँ पे पहला जो गुणसूत्र हुआ वो आपके स्मॉल आर, इसमें भी हम यहाँ पे स्मॉल आर का गुणसूत्र दर्शा देते हैं। ये स्मॉल आर हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल वाई का गुणसूत्र दर्शाते हैं, ये आपके स्मॉल वाई का गुणसूत्र हो गया। तो यहाँ पे आपके स्मॉल आर और स्मॉल वाई का गुणसूत्र हो गया। तो ये गुणसूत्र के आधार पे हमने इसको समझाया। किसके आधार पे समझाया? यहाँ पे गुणसूत्र के आधार पे समझाया।
और दूसरा जो हमारे सामने यहाँ पे जो गुणसूत्र होगा वो आपकी कैपिटल वाई हो जाए। तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो ये हमारे पास गुणसूत्र हो गया। तो ये आपके स्मॉल आर वाला है, ये आपके इस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के साथ जा सकता है। तो ये आपके स्वतंत्र अपव्यय के नियम के अकॉर्डिंग मैंने एक बार यहाँ पे वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। आप देखो मैंने इस चीज को थोड़ा जूम कर दिया, वापस आप समझ सकते हो यहाँ पे कि हमारे सामने जो कैपिटल आर वाला ये रेड वाला जो गुणसूत्र है ये इस स्मॉल आपकी कैपिटल वाई वाले के साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, ठीक है, इसके साथ ये जा सकता है। तो एक तो कंडीशन ये बन गई हमारे सामने। फिर दूसरी बार यहाँ पे कैपिटल आर वाला इसके साथ में जा सकता है, यहाँ पे स्मॉल वाई के साथ में। तो हमारे सामने रेड वाला आपके किसके लिए बताया गया था, यहाँ पे कैपिटल आर के लिए, और ये स्मॉल वाई यहाँ पे वाई आएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल वाई यहाँ पे आर की जगह वाई आएगा। तो यहाँ पे स्मॉल आपकी कैपिटल आर वाला ये स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, इसके साथ में जा सकता है। तो एक तो ये कंडीशन बन सकती। फिर सर और कौन सी कंडीशन बन सकती, एक कंडीशन आप देखो यहाँ पे, ये आपके सामने यहाँ पे स्मॉल आर के लिए हमने ब्लैक कलर से गुणसूत्र दर्शाया, तो ये आपकी कैपिटल वाई के साथ में जा सकता है, ये आपकी एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमने कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया, और यहाँ पे आर और यहाँ पे कैपिटल वाई। फिर आपकी नेक्स्ट स्मॉल आर है, ये स्मॉल वाई के साथ में जाकर ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो इस प्रकार गुणसूत्र के आधार पे हमने समझाया है। तो यही आपके वंशागति का क्या है, गुणसूत्रीय सिद्धांत। हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने गुणसूत्र नहीं लिख रहे थे, वहां पे उनके लिए जो आपकी सिंबल था जैसे कि कैपिटल टी, तो हमने सिंबल लिख दिया था, हमने गुणसूत्र की संरचना वहां पे नहीं बनाई थी। तो वो आपकी गुणसूत्रीय सिद्धांत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने गुणसूत्र बना दिए तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे गुणसूत्रीय सिद्धांत बन जाएगा। क्लियर है ना बात, ये तो समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर जो टीएच मॉर्गन था, इस टीएच मॉर्गन ने आपके फल मक्खी के ऊपर प्रयोग किया था। हमने इसका वैज्ञानिक नाम भी अभी देखा था यहाँ पे, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, फल मक्खी के ऊपर प्रयोग किया। अब ऐसा क्या रीजन था यहाँ पे कि फल मक्खी का ही प्रयोग किया, जिस प्रकार हमने यहाँ पे मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया, उद्यान मटर के पादप का चयन किया, उसी प्रकार टीएच मॉर्गन ने जो फल मक्खी का चयन किया, इसके पीछे क्या क्या रीजन थे। तो नॉर्मली यहाँ पे ध्यान में रखना भाई, एक तो जो रीजन हो जाएगा यहाँ पे कि फल मक्खी है, इसको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर भी आपके आसानी से हम यहाँ पे रखते थे। प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर भी रखा जा सकता था, कृत्रिम माध्यम पर भी रखा जा सकता था। एक तो ये हो जाएगा भाई इसका पॉइंट, ठीक है, कि वे फल मक्खी की है उसका यहाँ पे प्रयोग क्यों किया था, कोई और जानवर क्यों नहीं मिला। तो पहला रीजन तो ये है यहाँ पे कि इसको प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम पर भी यहाँ पे रखा जाता था। नेक्स्ट इसका यहाँ पे जो जीवन काल, जिस प्रकार मटर के पादप का जीवन काल कम होता था, इसी प्रकार इसका जो जीवन चक्र है वो आपके 2 सप्ताह के अंदर पूर्ण हो जाता था। जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूर्ण हो जाता था। तो इसके अनेक सारी पीढ़ियों का अध्ययन करना भी यहाँ पे क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। इसलिए यहाँ पे आपकी फल मक्खी का चयन किया। और क्या क्या रीजन है सर इसके अंदर, तो एक और यहाँ पे आप रीजन से ध्यान में रखना यहाँ पे कि फल मक्खी के अंदर जो आपके नर व मादा है इसकी पहचान करना एकदम आसान था। नर व मादा की पहचान करना आसान था। तो ये आपके मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है भी, इन लक्षणों के कारण या फिर इन विशेषताओं के कारण आपकी फल मक्खी का यहाँ पे चयन किया गया था। अब यहाँ पे जो आपके वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है इसको हम आपके समझेंगे यहाँ पे सहलगनता के साथ। किसके साथ समझेंगे, यहाँ पे सहलगनता के साथ समझेंगे। इस सहलगनता को इंपोर्टेंट कर लेना, यहाँ पे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहली बात तो सहलगनता है ये किसका अपवाद है, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता और जो आपकी सह प्रभाविता है वो प्रभाविता के नियम का अपवाद है, उसी प्रकार यहाँ पे जो सहलगनता है सर ये किसका अपवाद हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम है, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, इस स्वतंत्र अपव्यय के नियम का अपवाद है। पहली बात तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। सहलगनता किसका अपवाद हो जाएगी, यहाँ पे स्वतंत्र अपव्यय के नियम का क्या हो जाएगी, अपवाद हो जाएगी। क्लियर है ना बात यहाँ तक। तो अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, सहलगनता क्या कहती है। पहली बात इसमें ध्यान में रखना भाई, मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने ये क्या कहा था स्वतंत्र अपव्यय के नियम में भाई, कि भाई एक ही आपके कोई किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले अगर जीन है, जब किसी लक्षण को, मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल यहाँ पे लिखकर, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन अगर अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित है, ये ध्यान में रखना भाई, अगर अलग अलग आपके गुणसूत्रों पर
गुणसूत्र पर उपस्थित है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन है अगर वहां पे अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित है तो वह स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दर्शाते हैं। तो वे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ये तो मेंडल ने कहा था। तो अब सहलगनता क्या कहती है, यहाँ पे टीएच मॉर्गन ने क्या कहा था सहलगनता के बारे में। तो टीएच मॉर्गन ने यह कहा यहाँ पे कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन यदि एक ही गुणसूत्र पर पास पास उपस्थित हो तो स्वतंत्र रूप से प्रभाव न दर्शाकर एक साथ में ही वंशागत हो जाते हैं, तो ये बात आपको यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि भाई जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन यदि एक ही गुणसूत्र पर और पास पास में उपस्थित होते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से प्रभाव न दर्शाकर एक ही साथ वंशागत हो जाते हैं। तो ऐसे जीनों को यहाँ पे, अब ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी, ये जो ऐसे जीन होते हैं, ऐसे जीनों को क्या हो गया भाई, ऐसे जीनों को सहलग्न जीन कहा जाता है। ऐसे जीनों को सहलग्न जीन कहा जाता है। पहली बात तो ये यहाँ पे आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। भाई सहलग्न जीन क्या होंगे, ये मान लो भी हमारे सामने कोई भी एक गुणसूत्र है, गुणसूत्र की संरचना बना देते हैं। इस गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित मान लो ये आपके जीन है, कुछ जीन हम यहाँ पे बना देते हैं। ये लो मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे कुछ जीन बना दिए। तो ये जीन आपकी अगली पीढ़ी में जाएंगे तो एक ही साथ में वंशागत हो जाएंगे, स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव नहीं दर्शाएंगे कि भाई ये अपना अलग लक्षण दर्शाएंगे, ये अलग लक्षण दर्शाएंगे। अलग अलग लक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं दर्शाते हैं, एक ही साथ में वंशागत हो जाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं यहाँ पे सहलग्नता। और ये जो जीन है ये आपके सहलग्न जीन कहलाते हैं। तो ऐसे जीनों को हम यहाँ पे सहलग्न जीन, और इस घटना को हम क्या कहते हैं यहाँ पे सहलग्नता कहा जाता है। फिर से यहाँ पे समझना आप, भाई ये हमारे सामने यहाँ पे मान लो कि कोई भी ये गुणसूत्र है, भाई ये क्या हमारे सामने यहाँ पे गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित ये हमारे पास रेड कलर से मैंने यहाँ पे 3 जीन दर्शा दिए। जीन यहाँ पे फर्स्ट नंबर, ये जीन सेकेंड नंबर, और ये जीन आपके थर्ड नंबर। तो ये अगली पीढ़ी में जाएंगे तो एक साथ क्या हो जाते हैं यहाँ पे वंशागत हो जाते हैं, एक साथ क्या हो जाते हैं यहाँ पे वंशागत हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कह लेते हैं यहाँ पे सहलग्नता कहते हैं। और ये जो जीन है तीनों, इनको हम कहते हैं यहाँ पे सहलग्न जीन। इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे सहलग्न जीन कहा जाता है। तो सहलग्न जीन और सहलग्नता के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से बनी और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, भाई जीनों के मध्य की दूरी आपकी जितनी कम होगी यहाँ पे उनके अंदर सहलग्नता अधिक पाई जाएगी। जैसे कि एक तो हमारे पास ये गुणसूत्र था और दूसरा गुणसूत्र मैं आपके सामने ये बनाता हूँ, और इसके ऊपर दूसरे गुणसूत्र के ऊपर मैं अब की बार जो जीन दर्शाता हूँ वो भाई थोड़ी दूरी दूरी पे दर्शाता हूँ। पहला जीन यहाँ पे है, मान लो ये दूसरा जीन यहाँ पे है, ये तीसरा जीन यहाँ पे, पहला जीन, दूसरा जीन और तीसरा जीन। तो इनमें जो सहलग्नता होगी भाई वो आपकी कम पाई जाएगी। इनमें जो आपकी सहलग्नता होगी वो सहलग्नता क्या होगी यहाँ पे कम होगी। लेकिन ऊपर वाले गुणसूत्र के अंदर सहलग्नता क्या होगी ज्यादा, क्योंकि जीनों के मध्य की दूरी जितनी कम होगी सहलग्नता उतनी अधिक होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आपकी सहलग्नता है, ये सहलग्नता आपके व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 जीनों के मध्य की दूरी, 1 जीनों के मध्य की दूरी। चलो अगली लाइन में हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देते हैं कि सर जो सहलग्नता है, सहलग्नता ये व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 जीनों के मध्य की दूरी, जीनों के मध्य की दूरी। भाई जीनों के मध्य की दूरी जितनी कम होगी, ये जितना कम होगा
ये उतना क्या होगा यहाँ पे अधिक होगा। तो जीनों के मध्य की दूरी जितनी कम होगी गुणसूत्र पर उपस्थित जीन, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जो सेल घनता होगी वो आपकी उतनी अधिक होगी। ये चीज़ अगर यहाँ पे क्लियर हो गई है तो एक बार यहाँ पे आप कमेंट्स कर दीजिए। फिर हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट, और अब जो नेक्स्ट हम समझेंगे वो समझेंगे यहाँ पे इस सेल घनता का यहाँ पे उदाहरण, इस सेल घनता का भाई उदाहरण समझेंगे। एक बार सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट्स कर दो जो भी वीडियो को देख रहे हो, और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब सेल घनता के उदाहरण के अंदर देखो भाई, सेल घनता के ऊपर यहाँ पे जो प्रयोग किया था वो आपके टीएच मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला के ऊपर। तो इसने यहाँ पे ये लो भाई हमारे सामने नर को हम दर्शाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से, और एक होती है इसके अंदर मादा, तो मादा को हम दर्शाएंगे यहाँ पे ये साइन होगा, आपको पता ही होगा। तो नर है, इस नर का शरीर होगा यहाँ पे बुरा शरीर और लाल आंख, बुरा शरीर और यहाँ पे आंख कैसे होगी, लाल आंख हो जाएगी, ठीक है। फिर आपके मादा का जो शरीर है, ये मादा का शरीर हो जाएगा यहाँ पे पीला शरीर और सफेद आंख, पीला शरीर और सफेद आंख हो जाएगी। ये आपके दो लक्षणों के मध्य इन्होंने क्रॉस करवाया था भाई, ये इसीलिए तो ये स्वतंत्र अपव्यय नियम का अपवाद है। अब देखो इसमें क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण होगा उसको स्मॉल लेटर के साथ में ऊपर प्लस साइन लगाया जाएगा। भाई मेंडल ने तो आपके प्रभावी लक्षण को कैपिटल के रूप में लिखा और अप्रभावी को स्मॉल के रूप में, लेकिन इसने आपके प्रभावी को तो अप्रभावी को तो स्मॉल के रूप में, लेकिन प्रभावी को दर्शाने के लिए आपके इसके साथ में प्लस लगा दिया स्मॉल के साथ, तो वो आपके क्या बन गए यहाँ पे प्रभावी। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रभावी लक्षण को दर्शाएंगे तो उसका जो अप्रभावी लक्षण होगा उसके ऊपर क्या दर्शा देंगे, हम प्लस दर्शा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपके प्रभावी लक्षण है। तो मादा के अंदर जो पीला शरीर, पीले शरीर के लिए सर यहाँ पे गुणसूत्र के आधार पे बताया था, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे मादा के अंदर हमें पता है सर गुणसूत्र XX होंगे, ये लो आपके X और यहाँ पे X गुणसूत्र हमने बना दिए दो। आपके ये लो पीले शरीर के लिए यहाँ पे Y और ये लो आपके Y, एक तो ये होते हैं। फिर आपके यहाँ पे सफेद आंख के लिए W और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके W हो जाएगा। तो ये तो आपके मादा के अंदर हो गया। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ पे एक क्लियर, अगर बातें क्लियर हो रही है तो यहाँ पे कमेंट करते जाना। फिर नर के अंदर यहाँ पे हमें पता भी, नर के अंदर यहाँ पे X और Y गुणसूत्र होंगे। ये लो सर यहाँ पे X गुणसूत्र और ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे Y गुणसूत्र हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक तो चीज। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग भाई बुरा शरीर है, X गुणसूत्र पर उपस्थित होगा, तो प्रभावी को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे Y प्लस और यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे W प्लस, क्या लिखेंगे यहाँ पे W प्लस। ये हो गए यहाँ पे नर के लिए और ये हो गए यहाँ पे मादा के लिए। अब इनके द्वारा हम बनाएंगे सर यहाँ पे युग्मक बनाएंगे, इनके द्वारा हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे युग्मक बनाएंगे। दोनों के द्वारा हम क्या तैयार करेंगे, युग्मक। जनक तो बन गए हमारे सामने, अब हमें तैयार करने यहाँ पे युग्मक। ध्यान में रखना कि जब जनक सम युग्मक की हो तो सम युग्मजी हो तो युग्मक आपके हमेशा एक बनता है, और जनक अगर विषम युग्मजी हो तो हमेशा जो आपके जनक बनेंगे वो हमेशा और हमेशा दो जनक बनेंगे, सॉरी दो युग्मक बनेंगे। तो यहाँ पे नर के अंदर आपके देख सकते हो कि जनक आपके दोनों विषम युग्मक की है, तो इसके द्वारा दोनों सेम ही यहाँ पे युग्मक बनेंगे। ये लो आपके X और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे Y। X के ऊपर क्या क्या है सर, यहाँ पे Y प्लस और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे W प्लस हो जाएगा, W प्लस। इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पे मादा के अंदर, तो मादा के अंदर जो युग्मक बनेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे सामने, यहाँ पे सर एक युग्मक बनेगा, ये आपके X का, जिसके ऊपर हम यहाँ पे Y और W लिखेंगे। ये बन गए युग्मक। अब इन युग्मकों के मध्य हमें क्या करवाना है, यहाँ पे क्रॉस। जैसे ही हम यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो इस X का इस पहले वाले X के साथ यहाँ पे हम क्रॉस करवाएंगे, तो ये लो आपके मादा का यहाँ पे X हो जाएगा, ये मादा का X, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है W, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है Y और W। और इधर आपके यहाँ पे नर का X है, तो नर के X को हम यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ कर देते, ये लो नर का X, और यहाँ पे क्या आपके Y प्लस और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे W प्लस। तो ये तो हमारे पास में अब क्या बन गया, यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो हमारे सामने क्या बन गया, ये बन गए सर यहाँ पे मादा बन गई, ये क्या बन गई मादा। अब इस X का इस Y के साथ क्रॉस करवाएंगे, इनका इसके साथ, इसका इसके साथ में तो हो गया X का X के साथ में, तो अब हमें क्रॉस करवाना है यहाँ पे इस X का Y के साथ। तो सर Y है वो Y तो आपके ऐसे ही रहेगा, ये लो Y, और X है उस X का यहाँ पे गुणसूत्र दर्शा देते हैं, ये लो X वाले के ऊपर, तो X वाले के ऊपर क्या हो जाएगा Y और W। तो ये तो सर हमारे सामने बन गया नर बन गया, और ये क्या बन गई मादा बन गई। तो आप देख सकते हो F1 PD के अंदर ये जो हमारे पास F1 PD बनी है यहाँ पे,
इस F1PD के अंदर यहाँ पे जो मादा थी, अब ये मादा का शरीर आपके कैसा हो जाएगा, इस मादा का शरीर भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा यहाँ पे, भूरा, क्योंकि भूरे शरीर के लिए हमने यहाँ पे Y+ लिखा था और लाल आंख के लिए हमने यहाँ पे W+ लिखा था। तो भूरा शरीर और यहाँ पे लाल आंख वाली मादा उत्पन्न होगी। लेकिन F1PD के अंदर जो नर बना, इस नर का जो शरीर होगा वो आपके पीला शरीर हो जाएगा और आंख कैसी हो जाएगी, यहाँ पे सफेद आंख हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे Y और W है, तो Y आपके पीले शरीर के लिए और W आपके सफेद आंख के लिए बताएगा। तो ऊपर तो सर जो हमने जनक यूज लिए थे यहाँ पे, इस जनक के अंदर मादा तो आपकी पीला शरीर सफेद आंख की थी और नर था आपके भूरा शरीर और लाल आंख के लिए था। तो यहाँ पे इंटरचेंज कैसे हो गया, तो यही है यहाँ पे एक सेल घनता के अंदर कि आपके माता पिता के जो अंदर लक्षण थे वो अगली पीढ़ी के अंदर सेम के सेम वंशागत हो गई। बस ये आपके यहाँ पे जो लिंग है वो चेंज हुआ, भी जो माता के लक्षण थे वो आपके बेटे के अंदर और जो पिता के लक्षण थे वो आपकी लड़की के अंदर या पुत्री के अंदर चले गए। बस इतना चेंज हुआ है, गए लक्षण वो सेम ही माता के लक्षण बेटे और बेटियों के अंदर। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, यहाँ पे सेल घनता का उदाहरण हो गया। ये तो हमारे पास बनी यहाँ पे F1PD। अभी हमें यहाँ पे इसकी F2PD भी क्या करनी है, यहाँ पे तैयार करनी। कौन सी पीढ़ी तैयार करनी, F2PD तैयार करनी। तो ये जो हमारे पास जनक है, इन जनकों को मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर। भाई हमारे सामने पहला जो जनक था वो था यहाँ पे Y+ और एक था हमारे पास में यहाँ पे W+। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पे जो मादा थी ये भी X और ये भी X होगा। यहाँ पे ये था सर यहाँ पे Y और ये कौन सा था यहाँ पे W। ये तो हमारे सामने यहाँ पे मादा, ये तो क्या आपके मादा जनक। ठीक है, ये आपके मादा जनक। फिर आपके नेक्स्ट इधर ध्यान में रखना यहाँ पे कि हमारे सामने जो दूसरा यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, वापस गड़बड़ हो गई है ना। ये लो इरेजर, इसको क्लीन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने ये आपके X गुणसूत्र और ये कौन सा जाएगा Y। तो यहाँ पे X के ऊपर कौन सा था Y और यहाँ पे कौन सा था आपकी W। यही था, ये हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे नर पेरेंट्स हो गए, नर जनक हो गया। तो इनके मध्य क्रॉस करवाना। अब तो क्रॉस करवाएंगे तो मादा जनक के अंदर जो दोनों आपकी यहाँ पे अलग अलग X गुणसूत्र है, इनके अंदर पुनर्संयोजन होगा। पुनर्संयोजन का मतलब रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, हमारे सामने यहाँ पे जो X गुणसूत्र है एक, ये आपके Y+ और एक कौन सा यहाँ पे W+ का है। इसी प्रकार से अगर दूसरा गुणसूत्र यहाँ पे आ जाए तो दूसरे गुणसूत्र के अंदर यहाँ पे Y और यहाँ पे क्या है, W है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, दोनों गुणसूत्र। तो इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, तो क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ये भुजा तो आपकी इस गुणसूत्र के ऊपर और ये भुजा आपकी इस गुणसूत्र के ऊपर हो जाएगी। तो ऐसा होने पर यहाँ पे जो नया जो गुणसूत्र बनेगा उसमें X के ऊपर तो यहाँ पे ध्यान में रखना Y और नीचे वाला W+ तो क्या होगा, यहाँ पे ये सेम ही होगा। ये Y था, ये आपकी इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो इस लाइन के ऊपर ये यहाँ पे W+ तो सेम ही आएगा। इसी प्रकार दूसरा आपके पुनर्संयोजन होगा, तो यहाँ पर तो आपके ऊपर Y+, लेकिन नीचे क्या जाएगा, यहाँ पे W आ जाएगा। ये आपके पुनर्संयोजन के द्वारा, रिकॉम्बिनेशन के द्वारा हुआ, इसीलिए मैंने इसी के नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, R लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, R। क्लियर है ना ये चीज यहाँ तक। तो एक बार सारे स्टूडेंट्स में कमेंट्स कर दो, तब तक मैं आपकी क्लास है वो शेयर कर देता हूँ ग्रुप्स के अंदर। 1 मिनट है ना, एक बार कमेंट्स कर दो तब तक आप। ये चीज़ क्लियर हो गई तो आप कमेंट्स करो, इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो हमारे पास F2PD बनानी है। अभी तो हमने यहाँ पे जो आपके पुनर्संयोजन तैयार किया है, इस पुनर्संयोजन के बाद में हमारे पास कौन सी पीढ़ी बनेगी, यहाँ पे F2PD बनेगी। अब F2PD कैसे बनानी है, अब इनका होगा भाई यहाँ पे क्रॉस होगा। क्रॉस इस X का इसके साथ में भी क्रॉस करवाना है, इसके साथ में भी क्रॉस करवाना है, इसके साथ में भी क्रॉस करवाना है और इस चौथे के साथ में भी क्रॉस करवाना है, और फिर Y का इन चारों के साथ में क्रॉस करवाना है इधर। तो पहले लो हम यहाँ पे X है, ये आपके X, ये X में दर्शा रहा हूँ यहाँ पे, ये X क्या होगा यहाँ पे Y और W, एक दर्शा दे, 4 बार दर्शा दे, चारों के साथ क्रॉस करवाना है, ये Y और यहाँ पे W हो जाएगा। फिर और यहाँ पे आपके Y और ये W, फिर और आपके यहाँ पे Y और ये आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे W हो जाएगा। ये तो मैंने आपके सिर्फ और सिर्फ ये गुणसूत्र दर्शाया अभी 4 में, ठीक है। अब इस X गुणसूत्र आ गया हमारे सामने, इसका पहले आपके इस गुणसूत्र के साथ में क्रॉस करवाना, इस पहले के साथ में, तो पहले के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके Y+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके W+। ये पेरेंट्स था तो इसके नीचे हम पेरेंट्स लिख देंगे यहाँ पे।
फिर नेक्स्ट आपके इसके साथ करवाएंगे यहाँ पर भी क्या होगा आपके y और यहाँ पे क्या हो जाएगा w। ये भी सर क्या था हमारे सामने पेरेंट्स था। फिर इस x का इस तीसरे के साथ और ये चौथा है, ठीक है, इस तीसरे के साथ संकलन करवाएंगे, यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे आपके y और नीचे क्या बनेगा यहाँ पे w प्लस बनेगा। ये पेरेंट्स नहीं, ये आपके रिकॉम्बिनेशन के द्वारा बनाए, ये देखो रिकॉम्बिनेशन अभी मैंने बताया था ये उदाहरण के द्वारा। ये आपके y और w और इधर क्या है यहाँ पे y प्लस और यहाँ पे w, ये लो सर यहाँ पे y प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा w। तो ये भी किसके द्वारा तैयार हुआ है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। इसी प्रकार इस y का हमें सभी के साथ इन चारों के साथ संकरण करवाना पड़ेगा, इन चारों के साथ, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथे के साथ। तो मैं पहले आपके y गुणसूत्र बना देता हूँ यहाँ पे सभी जगह, ये लो y, ये भी y और ये भी आपके y गुणसूत्र हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे पहला जो गुणसूत्र है वो क्या है सर, यहाँ पे ऊपर देखो आप x गुणसूत्र पहला कौन सा है, y प्लस और w प्लस का है, y प्लस w प्लस। दूसरा जो आपके x गुणसूत्र है वो कौन सा, यहाँ पे y और w का है सर, w प्लस का। नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्या है y प्लस और यहाँ पे w का है, और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा y और w का हो जाएगा। तो y w तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है। तो यहाँ पे ये भी आपके पेरेंट्स, ये भी पेरेंट्स हो जाएगा, ये आपके रिकॉम्बिनेशन और ये भी क्या हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। ये तो है यहाँ पे संकरण। अब इस बात का निष्कर्ष पढ़ते हैं भाई, इस बात का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो निष्कर्ष के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे नोट्स के अंदर। तो नोट्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे, और इस नोट्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है निष्कर्ष क्या निकलता है भाई। पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं वो आपके 98% प्राप्त होते हैं, मतलब इसमें आपकी जो सहलगनता होती है वो 98.7% प्रकट होती है सहलगनता, और जो आपकी रिकॉम्बिनेशन होता है वो ये आपके 1.3% होता है। तो ये आपकी सहलगनता का उदाहरण हो जाएगा, और स्वतंत्र अवयव नियम का क्या हो जाएगा अपवाद। नेक्स्ट, ड्रोसोफिला के शरीर का रंग और आंख का रंग सहलगनता को प्रदर्शित करता है, तथा इसमें बनने वाली F2PD में 98.7% जनक के लक्षण तथा 1.3% पुनर्संयोजन के लक्षण प्राप्त होता है। तो जनक के लक्षण 98.7% प्राप्त हो रहे हैं, मतलब जनक के लक्षण ही आगे F2PD के अंदर जा रहे हैं। तो सारे आपके जीन एक साथ वंशागत हो रहे हैं, अलग अलग रूप से कोई लक्षण नहीं दर्शा। तो ये आपके किसका उदाहरण हो जाएगी, यहाँ पे स्वतंत्र अवयव नियम का उदाहरण हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, सहलगनता में F2PD में जो लक्षण प्रूफ होगा वो 9:3:3:1 प्राप्त नहीं होता है। ये आपको बात यहाँ पे विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखनी। एक और उदाहरण है, इसमें आपके नर का सामान्य पंख और यहाँ पे मादा के आपके मध्य पंख और सफेद अंग। तो ये आपके पुनर्संयोजन का उदाहरण है, इसको हम कल के वीडियो के लेक्चर के अंदर समझेंगे। अगर ये चीज क्लियर हो गई तो एक बार सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।